रणविजय का अंतिम संस्कार करने के बाद सब बैठे थे। मेहमान सब जा चुके थे। पंडित जी बोले कि जहाँ तक मैंने रणविजय को उसके देह संस्कार के आखिरी समय में देखा था, मुझे लगता है कि किसी ने उस पर काला जादू किया था। और मुझे यह भी लगता है कि रणविजय की बलि दी गई थी। मैं बोला कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। पंडित जी बोले कि छोटे ठाकुर, आपकी विश्वास करने या न करने से क्या होता है? क्या आपने रणविजय को नहीं देखा था? उसके सारे शरीर पर सिंदूर, हल्दी और काजल लगा हुआ था। और तो और रणविजय के गले को काटा गया था। मैं बोला कि लेकिन ये सब किसने किया है और क्यों? उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? पंडित जी बोले, गांव से कोई ना कोई गायब होता ही रहता है और मुझे लगता है कि जंगल के रास्ते से जो इंसान गायब हो रहे हैं वो काम जानवरों का नहीं, किसी काला जादू करने वाले इंसान का है। और क्या पता कि कोई भूत प्रेत भी हो सकता है। मैं बोला कि पंडित जी, आप कौन से ज़माने में जी रहे हैं? कोई भूत प्रेत नहीं। मुझे तो ये काम किसी अंधविश्वासी का लगता है। पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है। जल्द ही रणविजय को मारने वाला पकड़ा जाएगा। जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पंडित जी बोले कि सूरज कहाँ है? अब उसकी तबीयत कैसी है? विजय भैया बोले कि अभी भी सूरज को बुखार है। पंडित जी बोले कि ठीक, मुझे तुम सूरज के कमरे में ले चलो। हम सब लोग भी पंडित जी को लेकर सूरज के कमरे में चले आए। पंडित जी ने देखा कि छोटी बहू सूरज के पास बैठी थी और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़कर पूरे कमरे में गंगा जल छिड़क दिया और फिर सूरज के हाथ पर भी एक धागा बांध दिया और बोले कि ध्यान रहे, इसके हाथ से ये धागा खुलने न पाए। धागे को देखकर मुझे भी पारो की याद आ गई। यहाँ आने के बाद तो मैं उसे भूल ही गया था। इतना सब हो गया कि पारो को तो जैसे मैं भूल ही बैठा हूँ। अब ऐसे में पारो से मिलने कैसे जाऊँ? उससे मिले भी 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही सूरज को होश आ गया और वो बोला कि भैया को वो लेकर गया। सब सूरज से पूछने लगे कि कौन लेकर गया। मैं बोला कि बेटा, भैया को कौन लेकर गया था? सूरज बोला कि भैया को वो ले आया, भैया वहाँ पर है। बड़ी भाभी सूरज की बातें सुनकर रोने लगी। माँ बोली कि देखो, पंडित जी ने सूरज के हाथ पर धागा बांधा तो सूरज की हालत में सुधार होने लगा है। मैं बोला कि माँ, डॉक्टर ने दवाई दी है और सूरज दवाइयों से ठीक हो रहा है। माँ बोली कि अगर दवाइयों से ठीक हुआ होता तो कब का हो जाता। मैं बोला कि आप जो भी बोलो, लेकिन मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। बड़ी भाभी बोली कि देवर जी, आपके यकीन करने ना करने से मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा। मैं बोला कि मैं मानता हूँ भाभी कि रणविजय वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके कातिल को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए ना। उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? मैं जा रहा हूँ माँ, इंस्पेक्टर से मिलने। रणविजय के कातिल को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला मैं। इतने में ही एक नौकर आकर बोला कि ठाकुर साहब, नीचे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आप सबको बुला रहे हैं। हम सब नीचे आ गए। पिताजी बोले कि आइए इंस्पेक्टर साहब बैठिए। इंस्पेक्टर साहब बैठते हुए बोले कि ये आपने ठीक नहीं किया ठाकुर साहब। पिताजी बोले कि क्या ठीक नहीं किया हमने? इंस्पेक्टर बोला कि आपने अपने पोते रणविजय का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया। कम से कम हमें कुछ छानबीन तो करने देते ताकि हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती।
कातिल को ढूंढने में आपने जल्दबाजी कर दी। मैं बोला कि आप ठीक बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उस वक्त किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मैं भी इतनी बड़ी बात भूल गया, लेकिन क्या ही कर सकते थे। बड़े भैया भाभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अपना इकलौता बेटा खोया है उन्होंने। आप बाकी की छानबीन कर लीजिए, जो मदद हो सकेगी मैं करूँगा। और सिर्फ रणविजय ही नहीं, गांव के काफ़ी इंसान गायब हो चुके हैं। उनके तो शरीर तक नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर बोले कि आप बोल रहे हैं कि काफ़ी इंसान गायब हुए हैं और शरीर तक नहीं मिले हैं। रणविजय भी गायब हुआ, लेकिन हवेली में से ही, और उसका शरीर भी हवेली के पीछे मिला है। मुझे लगता है कि जिसने भी बच्चे को मारा है जरूर उसकी दुश्मनी है आपके परिवार से। पिताजी बोले कि नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना इस गांव में ना किसी और गांव से। इंस्पेक्टर बोले कि लेकिन मुझे इस केस में यही लग रहा है ठाकुर साहब, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रणविजय भी बाकी गांव वालों की तरह ऐसे नहीं मिलता। मैं बोला कि हो सकता है जैसे आप बोल रहे हैं, क्या पता कोई दोस्त के रूप में दुश्मन हो। इंस्पेक्टर बोले कि मैं सूरज से मिलना चाहता हूँ। आप सब बता रहे हैं कि जब रणविजय गायब हुआ तो सूरज भी उसके साथ था। क्या पता सूरज ने देखा हो उसे, जिसने रणविजय को उठाया था। पिताजी बोले कि सूरज की तबीयत ठीक नहीं है, और क्या पता कि आपकी बातें सुनकर बच्चा और डर जाए। इंस्पेक्टर बोले कि देखिए ठाकुर साहब, मुझे सूरज से बात करनी ही होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सूरज ने उसे देखा होगा। अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। सूरज की तबीयत थोड़ी ठीक होने दीजिए, मैं फिर उससे मिलने आऊँगा। जब तक आप सब सूरज से बातचीत कीजिए और उससे पूछने की कोशिश करिए। मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। और इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस कहानी के सभी भाग आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो आप देख लीजिए। इसके पिछले भागों को भी सुन लीजिए और इसका अगला भाग भी बहुत जल्द से जल्द आने वाला है।